Hello, my dear students. So today we are going to check out the National Current Affairs November 8 to 14. This is going to be a weekly current affairs class, and through this we are going to the most important articles that are related with the exam perspective. So let's start without any further discussion. Let's begin our class. Okay. तो देखिए नवंबर 8 का एक न्यूज निकल के आया था. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा इन 3:2 वर्डिक्ट. यहाँ पे जो की पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूंगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या हुआ था. ईडब्ल्यूएस स्कीम पहले आपको मालूम होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक स्कीम था जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था एसटी, एससी और ओबीसी के अलावा जो और भी दूसरे कैटेगरी के लोग थे और जो इकोनॉमिकली वीकर थे उनको फॉरवर्ड में लाने के लिए ये स्कीम लाया गया था. तो अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको वायोलेट कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में एक पीएल डाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ गया था जिसमें 5 जजों का एक बेंच था. तो उसमें से 3 जो जज थे उन्होंने कहा है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा रहे और कोई भी वायोलेशन नहीं हो रहा है. तो हम जो है ईडब्ल्यूएस का 10% जो रिजर्वेशन है उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे. तो इस बारे में देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये कब से हो रहा है. 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019 में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तभी से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग थे उनको लिए 10% रिजर्वेशन का एलोकेशन हो गया था. तो जब ये अमेंडमेंट हुआ था इसके द्वारा इफेक्ट कौन कौन से आर्टिकल हुए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 6 एंड आर्टिकल 16 का क्लॉज नंबर 6. ओके. तो इस बारे में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी क्या बोल रहे देखिए. said the 103rd constitutional amendment cannot be said to be breach the basic constitutional amendment, basic constitutional structure. इनका ये कहना है कि ये जो अमेंडमेंट था ये किसी भी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है और किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको वायलेट नहीं कर रहे. और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यूयू लड़ी थे इनका ये कहना है कि हमको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए. जो बैकवर्ड क्लासेस है तो आइडेंटिफिकेशन जो मेथड है वो अच्छे से देखना चाहिए और उसके बाद ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए. द आइडिया ऑफ डॉक्टर अंबेडकर वॉज टू ब्रिंग रिजर्वेशन फॉर ओनली 10 years बट इट हैज कंटिन्यू. तो एक्चुअली ये सिर्फ ओनली 10 years के लिए था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. देन इसको और भी कंटिन्यू और स्ट्रेंथन किया गया है. तो यही पूरा मामला है. इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा. देखिए तो वो जो पिछला वाला स्लाइड था उसमें ऐसा कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था वो क्या किसी भी तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या वायोलेट कर रहे हैं. तो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है. बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी जगह पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है. तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन केशवानंद भारती केस ruled by a 7-6 verdict that Parliament could amend any part of the Constitution so long as it did not alter or amend the basic structure of the essential features of the Constitution. तो एक verdict आया था केशवानंद भारती वर्सेस द यूनियन ऑफ स्टेट. तो उसके दौरान जिस केस सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसमें बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को उस हद तक ही अमेंड कर सकता है जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. तो एक्चुअली देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसे परफेक्टली बोला नहीं गया है कि क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए दिन जितने भी जजमेंट थे उसके द्वारा हम थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है. However, the court did not define the term basic structure and only listed a few principles: federalism, secularism, democracy as being its part. The basic structure doctrine has since been interpreted to include. देखिए क्या क्या होता है. The supremacy of the constitution यानी constitution के ऊपर और कुछ नहीं होता है. The rule of law, law के ऊपर कोई नहीं है. इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियरी में कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट का उसमें दबाव नहीं डाला जा सकता. डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, सारे डिपार्टमेंट का पावर इंडिविजुअली सेपरेट रहेगा. सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा इंडिया नेचर से. द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा. अभी कोई एक नया पार्टी अगर रूलिंग में आ जाता है और वो ऐसा अमेंडमेंट लाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा और हम यहाँ पे लाइक तानाशाह की तरह राज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं बन सकता. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का वायोलेशन हो जाएगा और ये जब वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डायरेक्टली इसको रद्द कर दिया जाएगा. ठीक है. तो और देखिए क्या क्या पार्ट है. द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है, अभी इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए. वेलफेयर स्टेट होना चाहिए. ठीक है. अदर्स
नेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ, मैंने यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को शो करना चाहता। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे तो एक्चुअली बोला कहीं नहीं गया है कि एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये द्वारा हम अंदाज लगा सकते हैं जो आए दिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड एक आर्टिकल है। हमारा जो नया CGI है, देखिए कौन है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, टू टेक ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें इंफॉर्मेशन देखिए, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट धनंजय Y Chandrachud is all set to become the 15th head of the Indian judiciary when President Draupadi Murmu would administer the oath of the office to him at Rashtrapati Bhavan। तो इनको ओथ लिया गया था राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी के तहत। तो देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ही सक्सेडेड उदय उमेश ललित, UU ललित के बाद में इन्होंने आए हैं, हु हैड रिकमेंडेड him as his successor। एक्चुअली उन्होंने रिकमेंड किया था इनको टू द सेंटर ऑन October 11। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड हर। ओके, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उनका रिटायरमेंट का एज क्या होता है, देखिए 65 ईयर्स। ओके, सो चलिए इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में और कुछ आर्टिकल्स हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ लेके आया हूँ। A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering upon his office has to make and subscribe an oath। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है तो वो अपने ऑफिस में जाने के पहले एक ओथ लेना होता है। तो वो ओथ उसको कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट और someone appointed by him। प्रेसिडेंट दिला सकता है और ऐसा कोई आदमी जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया है कि आप चाहिए और ओथ लेने में इनको मदद कीजिए। ओके, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हीरालाल जे कन्हैया, ठीक है। ये है इंडिया का फर्स्ट CGI। ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज रिजाइन करना चाहिए वो तो उसका रिजाइन कहाँ पे देगा, वो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, रिजिग्नेशन लेटर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट पुट ए कैप ऑन द अपर लिमिट ऑफ द कोटा ऑफ रिजर्वेशन। तो कुछ ही देर पहले हमने रिजर्वेशन के तहत कुछ आर्टिकल्स देखे थे जहाँ पे हमने EWS के बारे में बात किया था। तो EWS का कोटा, और अगर बोला जाए कि रिजर्वेशन का कोटा, तो कब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 50% के ऊपर ऑलराउंड में नहीं जाना चाहिए। ये कोटा कब लगाया गया था, यानी जो कैप लगाया गया था, अपर कैप, वो लगाया गया था इंद्रसानी वर्सेस द यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, तब जाके ये कैप लगाया गया था, ठीक है। सो these MCQs are very very important and in many exams from polity part these MCQs are came in the exam। Okay, let's move into our next slide। So in November 11 center unveils India's first national respiratory for life science data। तो एक्चुअली इंडिया ने अपना एक खुद का डाटाबेस बनाया है जिसके दौरान हम देख पाएंगे अगर कोई नया डिजीज आ जाता है। देखिए जब कोरोना आया था तो उनको रिकॉग्नाइज करने में हमको बहुत टाइम लग गया था। तो अभी क्योंकि उसका जीनोम कोड हमको अच्छे से मालूम नहीं था, RNA और DNA का जो जीनोम कोड होता है, लेकिन अभी इंडिया ने अपना फर्स्ट नेशनल रेस्पिरेटरी ऑफ लाइफ साइंस डाटाबेस बनाया है। देखिए इन्फॉर्मेशन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल रेस्पिरेटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा वाज अनवील्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन हो गया यहाँ पे, जितेंद्र सिंह। द नेशनल रेस्पिरेटरी फॉर लाइफ साइंस डाटा वाज जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया। तो एक पब्लिकली मॉडल रिसर्च बेस है। द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC was established at the regional biotechnology center। It has a storage capacity of 4 petabytes and is also home to the ब्रह्म हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो उसमें जो कंप्यूटर लगाया गया था उसमें क्या है, ब्रह्म नाम के कंप्यूटर लगाया गया था जो बहुत ही हाई फैसिलिटी और हाई एफिशिएंसी का एक कंप्यूटर है। The center also hosted an online dashboard for the genomic surveillance data generated by the INSACOG labs। तो इनमें क्या किया, हम डाटा स्टोर करेंगे, वैलिडिटी जो जीनोमिक कोड रहेगा, कोई अगर नया वायरस हो गया तो उसका हम जीनोमिक कोड रखेंगे। दिस इन INSACOG labs provide customized data submission, access data analysis services and real-time SARS-CoV-2 variant monitoring across the country। और इस लैब के दौरान हम क्या कर पाएंगे, उस डाटाबेस के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे कोविड जो नया वेरिएंट है कोविड का SARS-CoV-2 वो कहाँ पे एक्टिवेटेड है वो भी हम इस
वेबसाइट के थ्रू और इस डाटाबेस के थ्रू हम एनालाइज कर पाएंगे. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इंडिया हैज़ फर्स्ट टाइम डेवलप द इस पर्सनल फर्स्ट नेशनल रेस्पिरेटरी फॉर लाइफ साइंस डाटाबेस. ओके, जिसके थ्रू हम बहुत सारे वायरसेस के डाटाबेस यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे और आए दिन अगर ज़रूरत पड़े वहाँ से हम एनालिटिकल एबिलिटी के लिए वहाँ से हम ले पाएंगे. ठीक है. चलिए नवंबर 11 का ये रिपोर्ट है ओडिशा से. ठीक है, वहाँ पे एक मिलेट डे सेलिब्रेट होगा. कहाँ पे होगा? उड़ीसा में. और कब होगा? नवंबर 11 पे. ठीक है, 10th नवंबर एज मिलेट, सॉरी नवंबर 11 में ये न्यूज़ आया है, लेकिन एक्चुअली 10th नवंबर को ये मिलेट डे करके इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. तो देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इज ऑब्जर्विंग 10th नवंबर 2022 एज मिलेट डे. तो एक्चुअली मिलेट होता क्या? मिलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा फूड ग्रेन है जिसमें बहुत तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते. तो देखिए information, millets are a rich source of protein, fiber, minerals, iron and calcium. To revive millet cultivation, the government of India announced an allocation of 300 crore. तो मिलेट कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ रुपया का यहाँ पे अमाउंट इन लोगों को प्रोवाइड किया है. 2011 से 12 का ये डाटा है, बहुत दिन पहले का डाटा है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो इसके तहत यहाँ पे मिलेट के लिए जो ये 300 करोड़ प्रोवाइड किए गए थे. तो देखिए ये जो मिलेट डे है इसको मनाने का जो बड़ा मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, देखिए द प्राइमरी एम टू सेलिब्रेटिंग द डे इज टू प्रमोट मिलेट्स एज ए हाईली न्यूट्रिशियस एंड इको फ्रेंडली फूड. एक हाईली न्यूट्रिएटिव फूड है और बहुत ही इको फ्रेंडली भी है. तो इसको प्रमोट करने के लिए ये वाला जो स्कीम यहाँ पे लाया गया है और डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मिलेट डे. इनका अगर ये बहुत सारा सक्सेसफुल होता है तो इसको आप क्या कर पाएंगे, उड़ीसा वाले बाहर के जो कंट्री बोल सकते हैं, बाहर के जो स्टेट है वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे अगर बड़े पैमाने पे इसका कल्टीवेशन होता है वहाँ पे. तो उड़ीसा के कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं. उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. उड़ीसा का अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी. और उड़ीसा का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल. ठीक है, तो मिलेट एक बहुत ही अच्छा फूड ग्रेन है. उसका कुछ पिक्चर भी मैं आपको लोगों को देखना चाहूँगा. ये देखिए मिलेट का कुछ अच्छा पिक्चर यहाँ पे है. मिलेट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, मिलेट बहुत सारे टाइप का होता है. जब ये कल्टीवेशन के दौर में रहता है तभी ये ऐसे दिखता है. एट द टाइम ऑफ जब क्रॉपिंग होता है तो ये ऐसा दिखेगा. और जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आता है तो ऐसे बहुत सारे तरह तरह के मिलेट्स हम अल्टीमेटली देख पाते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. तो नवंबर 11 में देखिए बिहारी पुरस्कार टू नोटेड राइटर्स मधु कंद्रिका एंड डॉक्टर माधव हाड़ा. तो एक्चुअली पिछले साइड में जो हम देखे थे मिलेट डे, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मिलेट डे कौन से स्टेट में फेस्टिव की तरह में सेलिब्रेट होएगा, यानी कौन से स्टेट से ये एसोसिएटेड है मिलेट डे. तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा. तो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है. तो अभी देखिए बिहारी पुरस्कार ये किस वजह से, यानी किस सोर्स में, यानी किसको ये दिया जाएगा और किस फॉर्म में और किस स्टेज में और किस पार्टिकुलर थिंग के लिए इसको प्रोवाइड होगा, ये हम देखेंगे यहाँ पे. देखिए द बिहारी पुरस्कार इज गिवन एवरी ईयर फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 10 years बाय अ राजस्थानी ऑथर इन हिंदी और राजस्थानी. राजस्थान में जो भी ऑथर बहुत ही अच्छा राजस्थानी और हिंदी में कुछ नरेट करता है, द रिसिप्टेंट इज चूजन बाय अ सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय चेयरमैन हेमंत शेष. तो एक कमेटी रहता है, तो वो कमेटी सिलेक्शन लेता है कि कौन को किस लोगों को यहाँ पे प्राइज दिया जाएगा. The Bihari Puraskar is one of the 3 literary awards instituted by K.K. Birla Foundation in 1991. तो K.K. Birla Foundation की तरफ से प्राइज मनी दिया जाता है. Named after the famous poet Bihari, the award, तो बिहारी क्यों ये नाम दिया गया इस अवार्ड के? एक्चुअली वो एक फेमस पोइट थे. The awards of Rajasthani authors carries a cash prize of 2.5 lakh, a plaque and a किटेशन. तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपया का एक बड़ा अमाउंट दिया जाता है जो भी ये पुरस्कार को यहाँ पे जीते. तो देखिए बिहारी पुरस्कार टू नोटेड राइटर्स मधु कनकरी एंड डॉक्टर माधव हाड़ा. तो ये जो 2 जने हैं इन लोगों को ये वाला अवार्ड मिला है, माधव हाड़ा जी और कौन है? मधु कनकरिया को. ठीक है, तो ये न्यूज़ है यहाँ पे. राजस्थानी एक बिहारी पुरस्कार है ये. ठीक है, अच्छे नरेट करने के लिए ये वाला पुरस्कार दिया जाता है और ये राजस्थान की ओर से दिया गया है. तो अभी नवंबर 12 को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए. यूएस ट्रेजरी रिमूव्स इंडिया फ्रॉम द इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट.
यूएस का जो ट्रेजरी है, ठीक है, वो एक मॉनिटरी करता है उसका जो जो जितने भी कंट्री के साथ उसका ट्रेडिंग पार्टनरशिप रहता है, तो वो वाले सारे कंट्री पे ये लोग मॉनिटरी चलाते हैं। कैसा मॉनिटरी करते हैं देखिए, ये लोग 3 चीज का ध्यान रखते हैं। एक देखिए, सिग्निफिकेंट बिलेटरल ट्रेड सरप्लस विद द यूएस। अगर कोई भी कंट्री यूएसए के साथ ट्रेडिंग कर रहा है और उसका यूएसए में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है यूएसए से, तो उसको क्या कहता है कि सरप्लस ट्रेडिंग हो रहा है यूएसए से। ये मेटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस। देखिए, सेविंग्स अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस का दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जब आप इकोनॉमी में जाएंगे तब आप अच्छे से समझेंगे। तो अगर कभी देखा जाता है कि करंट अकाउंट में भी उसका सरप्लस रहता है उस कंट्री का, और 2% का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ओवर 12 मंथ पीरियड, कि 12 महीने में 2% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यहाँ पे सरप्लस अकाउंट में बैलेंस रहता है, तब भी वो लोग कोई भी कंट्री को लिस्ट में ले लेते हैं। और एक बात देखिए आखिर में, persistent one-sided intervention when net purchases of foreign currency totaling at least 2% of the country's GDP over a 12-month period are conducted repeatedly in at least 6 out of 12 months। तो क्या बात है देखिए, जीडीपी में अगर सरप्लस अमाउंट रह जाए, जीडीपी का 2% अगर करंट सरप्लस अमाउंट रह जाता है, और यह क्या होता है कि मार्केट से बहुत ज़्यादा कोई कंट्री अगर डॉलर परचेजिंग कर लेता है, ठीक है, सरप्लस अमाउंट में, और अगर ऐसा देखा जाए कि यूएसए में ट्रेड सरप्लस बन जाए, कि यूएसए पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर कोई कंट्री, तो वो कंट्री को वो लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं कि इसको इस लिस्ट में ये लोग ले लेते हैं, मॉनिटरिंग लिस्ट में, ठीक है। तो इस लिस्ट में लेने से क्या होता है देखिए, एन इकोनॉमी मीटिंग 2 of the 3 criteria is the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act 2015 is placed on the watch list. This includes, तो ये देखते हैं कौन कौन कंट्री इसमें शामिल है कि वो मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड को मैनिपुलेशन कर रहा है और करेंसी को मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल के तौर में मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज यहाँ पे एक कार है, इंपोर्टेड कार, एंड देयर आर सम फ्रूट्स। सो सपोज इंडिया में कोई बैठा है और वो यहाँ से कार इंपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो अगर देखा जाए कि इंडिया का रुपी ऐसा हो गया कि $1 और यहाँ पे मिल रहा है 120 रुपया, ठीक है। तो कोई भी आदमी यहाँ से बहुत ज़्यादा माल उठाएगा कि चलो यहाँ से खरीदारी करते हैं, क्योंकि $1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसके दौरान क्या हो जाएगा कि इंडिया से बहुत ज़्यादा माल अमेरिका में एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। तो अगर कोई भी कंट्री ऐसा करता है कि जानबूझ के मनी को मैनिपुलेट करने के लिए वो जो अपना करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, वो वाले कंट्री को ये लिस्ट में ले लेते हैं। और अगर ये लिस्ट में आ गए तो इतना बड़ा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रे लिस्ट में हो गया, जस्ट इसको मॉनिटरी लिस्ट में डाल देते हैं और देखा रहता है कि ये वाले जो कंट्री है इसको थोड़ा हम नोटिस करके चलेंगे। तो अभी जो रिसेंट में हमारे निर्मला सीता जी के साथ जो मीटिंग के लिए आए थे, जेनेट एलन जी, अमेरिकन का जो करेंसी डिपार्टमेंट का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, उन्होंने जब यहाँ पे कोर्टी से मीटिंग किया था तो इंडिया को इस लिस्ट से बाहर कर दिया, और इंडिया के ऊपर ये लोग अभी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। तो दिस इज द फुल न्यूज। ओके, चलिए, तो इंडियन रेलवे क्या कर रहे हैं देखिए, इनका इंडियन जो सॉरी, तो देखिए 12 नवंबर में द न्यूज आया है, इंडियन रेलवे अकम्प्लिशेस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 82% ऑफ द टोटल बीजी नेटवर्क, एक्चुअली है ब्रॉडगेज नेटवर्क। तो पूरा इंडिया का ही एक एजेंडा है या मोटो बोल सकते हैं कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए जो भी है व्हीकल रेडी करेंगे, और जो भी हम प्रोडक्ट रेडी करेंगे, और या जो भी हम यहाँ पे व्हीकल रेडी करेंगे, सब कुछ में ऐसा होना चाहिए कि नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा। तो इसीलिए अभी रेलवे ने क्या किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 82% ऑफ इस टोटल ब्रॉडगेज नेटवर्क में इन लोगों ने काम किया है। तो इससे क्या होगा कि फ्यूल के वजह इलेक्ट्रिसिटी को काम में लिया जाएगा रेलवे डिपार्टमेंट के ओर से, और इलेक्ट्रिसिटी को एम्फेसाइज किया जाएगा, और यहाँ पे जो फ्यूल कंजम्पशन है उसको कम किया जाएगा, और जिसकी वजह से नेट जीरो कार्बन एमिशन को इंडिया इन अपकमिंग टाइम्स में गेन कर पाएगा। तो यही था न्यूज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ओके तो देखिए श्लोक मुखर्जी ये एक इंडिया का बच्चा है, विंस इंडिया 2022 डूडल फॉर गूगल। ठीक है, ये एक गूगल का एक कंपटीशन रहता है जिसमें देखिए द डूडल फॉर गूगल कंटेस्ट हैज बीन हेल्ड इंडिया सिंस 2009 से इंडिया में हो रहा है। In this competition, students from classes 1 to 10 can participate here. The entries of the students are evaluated by Google executives and jury panel consisting of industry leaders and creative thinkers. तो यहाँ पे जो जूरी मेंबर्स रहते हैं ये लोग सिलेक्ट करते हैं कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। श्लोक मुखर्जी रिसीव्ड, अभी जो श्लोक मुखर्जी है उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है और उनको 5 लाख रुपीस का कॉलेज में स्कॉलरशिप मिला है और 2 लाख रुपीस का टेक्नो पैकेज मिला है इनको। तो इन्होंने क्या किया है देखिए, व्हाट श्लोक मुखर्जी रोट फॉर डूडल टू गूगल 2022। तो एक्चुअली इस बार जो गूगल का थीम था ये वाला कॉन्टेस्ट का, तो थीम किया था इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल, और नेक्स्ट 25 ईयर्स में इंडिया का क्या पोजीशन रहने वाला है। तो इन्होंने क्या लिखा है देखिए, व्हाइल शेयरिंग हिज डूडल श्लोक मुखर्जी रोट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल हैव साइंटिस्ट डेवलप व्हाइल शेयरिंग दिस डूडल देयर इकोनॉमिक फ्रेंडली रोबोट फॉर ह्यूमैनिटी बेटरमेंट। तो इन्होंने क्या किया है, क्या बोला ये बच्चे ने कि अपकमिंग टाइम में इंडिया जो है साइंटिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा और ह्यूमैनिटीज बेटरमेंट के लिए इको फ्रेंडली रोबोट तैयार करेगा। ठीक है, इंडिया विल हैव रेगुलर इंटेलिजेंसी ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। अर्थ टू जो स्पेस में हो रहा है उसमें भी बहुत इंडिया अच्छा काम करेगा इन अपकमिंग टाइम में। विल डेवलप मोर इन द फील्ड ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। तो इसके लिए तो इंडिया बहुत पहले से फेमस है कि इंडिया का आयुर्वेदा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही फेमस रहा है। तो इन अपकमिंग टाइम्स में योगा और आयुर्वेदा के सेक्टर में भी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। तो ये जो बच्चा था ये 3-4 फील्ड यहाँ पे मेंशन किया है कि साइंटिफिक फील्ड में रोबोटिक्स में काम होगा, स्पेस रिसर्च में अच्छे से डेवलपमेंट होगा और योगा और आयुर्वेदा में भी इंडिया इन अपकमिंग टाइम्स बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो अभी ये वाला पूरा यहाँ पे मसला था और इसमें जो श्लोक मुखर्जी है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसने प्राइज मनी एक्वायर कर लिया। ठीक है, चलिए, और अभी जो इस साल में जो डूडल फॉर गूगल का उसमें थीम किया था वो भी आप देख लेना, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का हाइट कितना है 108 और कब इनॉग्रेशन हुआ था, नवंबर 14 को इनॉग्रेशन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड 108 फीट ऑफ टॉल ब्रोंज स्टेच्यू ऑफ श्री नदर प्रभु केम्पेगौड़ा इन बेंगलुरु। ठीक है, द स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज मेड टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नडब प्रभु केम्पेगौड़ा हु इज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। तो ऐसा कहा जाता है कि बेंगलुरु का जो ओरिजिनल फाउंडर था वो ये थे नडब प्रभु जी। तो इनके कंट्रीब्यूशन में कॉमोरेट करने के लिए यानी इनकी याद में यह वाला जो यहाँ पे स्टेच्यू बिल्डअप किया गया और इसका जो हाइट है कितना है 108 फीट का। चलिए यही न्यूज़ था और पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। देखिए नवंबर 14 के और एक न्यूज़ है, केरला टूरिज्म ओन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। केरला का टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउस बोट रहता है। वो टूरिज्म के टाइम में समर के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो द केरला टूरिज्म हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हेल्ड इन लंडन। तो इनको बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है जो लंदन में रिसेंटली हुआ था। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर PA मोहम्मद Riaz received the award on behalf of the department at London. The award was given for the street project implemented by the Responsible Tourism Mission under the Kerala government. तो बोला गया केरला गवर्नमेंट के अंडर में जो टूरिज्म का डेवलपमेंट है उसके तहत जो रोड का जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है इसके वजह से केरला को सिलेक्ट किया गया है कि रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड में इसको नाम आया है और इनको अवार्ड मिला है। तो केरला के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। केरला का अभी प्रेजेंट जो गवर्नर है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और अभी इसका केरला का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। और केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरवी विजयन। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल फॉर द होल क्लास। ओके, एंड मे बी देयर आर नो सच मोर स्लाइड्स, लेट्स चेक। ओके,
So the class is going to over. I hope you enjoyed a lot. So please subscribe our channel, and you people are going to get the all articles in our web page www.shomiz.com. Thank you.